Good morning, students. I hope Good morning, ma'am. 20 of you have joined in. Okay, so I hope you all have gone through the slides that were given to you yesterday. किस किसने देखी? आज मॉर्निंग में भी एक आपको दी थी और एक कल का लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट मैंने नोट्स दे दिए थे आपको, so we are going to discuss those notes. हम अभी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी है? हम क्लास चल रही थी। No, ma'am. हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज कर लेते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये एसिड बेस कैटालिसिस का हमने एक दिया है और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले समरी वाले पेज से, ठीक है। बिकॉज ये ग्राउंड फाउंडेशन, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको सॉल्व करना, सिंपल मैथ्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना, दैट इज व्हाट वी ऑल कैन डू, बट द पर्पज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टू हेल्प यू understand steady state approximation and its application both in your acid base catalysis and enzyme kinetics. मेरा पर्पस यही है, ठीक है। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मूव कर रहा है रेट कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में जो मूव कर रहा है, दैट आई होप वी ऑल कैन डू बाय लुकिंग एट द नोट्स, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम पूरी सॉल्व करेंगे, बट उसके को यूज करने का क्या है, दैट वी विल स्टार्ट नाउ। आई थिंक 29 आर देयर, सो लेट मी जस्ट गो टू द लास्ट स्लाइड। तो समरी वाली स्लाइड थी, वो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ही बना दिया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जब हम बात कर रहे थे कल एंजाइम एसिड बेस कैटालिसिस की, तो उसमें एक टर्म मैंने बोली थी कि किस टाइप का कैटालिसिस है ये, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है या होमोजेनियस कैटालिसिस है। चलो इतना तो स्टार्ट करते ही हैं, ठीक है। कल जब क्लास में थे तो आई टोल्ड यू ये एसिड बेस कैटालिसिस होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। व्हाई होमोजेनियस? बिकॉज यूजुअली जब आप रिएक्शंस करते हैं तो जो रिएक्टेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं लार्जली, या उसके डिजॉल्व स्टेट में लेते हैं, और एसिड और बेस दोनों लिक्विड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एसिड बेस कैटालिसिस में चाहे आप एसिड लेकर के AH लेकर के बेस प्लस लेकर के कोई रिएक्शन करना स्टार्ट करें या फिर एक बेस लेकर के रिएक्शन करना स्टार्ट करें, दोनों केसेस में जो रिएक्शन है या फिर जो थ्योरी है वो कौन सी यूज होगी, वो होमोजेनियस थ्योरी होगी। होमोजेनियस थ्योरी क्या आपको एक्सप्लेन करती है? होमोजेनियस थ्योरी एक्सप्लेन करती है इंटरमीडिएट का प्रेजेंस, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था HC। तो उसी बेसिस पे एक ये फाउंडेशन रिएक्शन है। जब भी एग्जाम में आता है एसिड बेस कैटालिसिस का कोई आप डेरिवेशन लिखिए या फिर उसकी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड बेस कैटालिसिस है इन विच द कंडीशन इज दैट द K3 इज वेरी लार्ज देन योर K2, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फाउंडेशन इक्वेशन, जो कि क्या है, AH plus the forward reaction, your backward reaction, your half वाले arrows होते हैं, they tell you the direction of the reaction, or and then they are together, it gives you the reversible reaction. So what is happening? We have this and this is your, so this particular is your intermediate, slide में भी दिख रहा है। तो इस intermediate की दो conditions हैं, ठीक है। इस इंटरमीडिएट की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि इंटरमीडिएट जैसे कि स्लाइड में नोट्स में है, इट रिएक्ट्स विद योर वाटर। सेकंड कंडीशन में इट रिएक्ट्स विद योर बेस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एक अब ये जो सारा रिएक्शन हो रही है ये किस में हो रही है? ये वाटर में या लिक्विड फॉर्म स्टेट में हो रही है ना, एक्वस में हो रही है, एसिड में हो रही है। So there are two entities which are present in your solution or your system. Like if this is your system in which you have your S, you have your AH, then there might be some amount of water which is present in your system. But now, in our case, we are talking about a reaction where बहुत ज़्यादा dilute है या water की quantity बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये let me just add a few students, ठीक है, ठीक है। तूने हमने से पूछी नहीं ना एक बार भी, तूने से मैं कह रहा हूँ मैं सब पूछ के राइट से यार क्या करना चाहिए, राइट
स्टॉकिंग, ओके ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। अब जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर गोइंग टू सॉल्व द पर्टिकुलर काइनेटिक इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो जब हम फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं विच इज योर रिएक्शन विद योर वाटर, तो उसमें दो अप्रॉक्सीमेशन हमने लिए थे कल। जो दो अप्रॉक्सीमेशन हम बात कर रहे थे, कोई स्टूडेंट है, आई एम कीपिंग द स्लाइड हियर, 36 ऑफ यू आर देयर, कोई एक स्टूडेंट बता सकता है कि वो दो अप्रॉक्सीमेशंस कौन से थे व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे? ये एक सिंपल इक्वेशन तो हमने लिख ली, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, नाउ देयर इज एन इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद वाटर। So what are the two approximations? मैम एक तो थी कि हम रेट कांस्टेंट में वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट एक तो वो कब नहीं पड़ रहा? जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस में डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, यस मैम। अप्रॉक्सीमेशन क्या था? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। चलो नाम भी बता देते हैं, बिकॉज कोई ना कोई एक दो नंबर का क्वेश्चन आ ही सकता है। व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन? तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन? कल इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Steady state approximation is, or steady state approximation says that the concentration of intermediate here, it does not change, or is it remains constant. So what does that mean? That means कि जितनी जल्दी ये intermediate form हो रहा है उतनी ही जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी एक कंडीशन जहाँ पे कि concentration of intermediate is not changing is called your steady state approximation or called as your steady state, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? The concentration DSH plus is not changing with time. So when there is no change with time, we can write it as 0. Okay. तो ये दो approximations हमें हेल्प करेंगे इसकी concentration फाइंड करने में। अच्छा, अगर ये 0 नहीं होता तो क्या होता? ये भी तो क्वेश्चन है। अगर सारे ही पैरामीटर्स, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और अगर सारे ही पैरामीटर्स आपके वेरिएबल हैं, देन तो इट गेट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। जो भी आपको कोई मेजर करना है, चाहे इसकी कंसंट्रेशन मेजर करनी है, चाहे ये मेजर करनी है, अगर आपके सारे ही पैरामीटर्स वेरिएबल आप कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वन दैट इज रिक्वायर्ड। So you need to put in some approximations in order to find the requisite or the important parameter. So यहाँ पे हमने steady state approximation लिया है, and that approximation says that the concentration of intermediate does not change with time, or the reaction is moving on very smoothly. ये दो approximation के basis पे we are going to write a kinetic equation. So all of you please take a paper and pen with you, or because I'll ask you कि आप मुझे बताओ। I'm not going back to the slide. ठीक है। So what is the equation that we have? जो हमने लिखी थी, rate constant equation. Let me go back to the slide. यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जब इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया होता है और अगर इसकी रेट लॉ को यूज करके अगर इसकी कोई रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? द इक्वेशन दैट वी राइट इज, पहली बात तो ये कि स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट स्टेप कौन सा है। दोनों रिएक्शंस में द स्लो स्टेप इज द वन इन विच द इंटरमीडिएट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो वो आपका स्लो स्टेप है और वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। So you write the rate of the reaction is equals to ds by dt, which is also equal to A3 into your intermediate concentration. Okay, so intermediate की concentration में we are not adding water. We have already told you कि वो water इसमें the concentration is not changing, so we are not writing it here. ओके, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को यूज करते हुए काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज दैट काइनेटिक इक्वेशन? दैट काइनेटिक इक्वेशन इज योर
because directly तो आप निकाल नहीं सकते, so you have to use the rate law and you have to write the kinetic equation. So what is the kinetic equation for forward and your backward reactions? For forward and backward reactions is K1 SAH माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, कोई बताओ सर, अदरवाइज आई टेल। ठीक है, माइनस योर K3। लेट्स मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव। लेट मी नो कि यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सोचो, एट द एंड आई विल टेल यू। ठीक है, so what is happening now, we know that is 0, so what we can do, we can bring this whole entity here। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है, this is a forward reaction, we will bring all of this on the left hand side and solve the equation for SH। So now let's just have a look at the slides or the notes। $37 are there, 30 all the 37 of you के लिए ओपन क्वेश्चन है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ये K1 जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, K2 बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। सो व्हाट डू, वी ब्रिंग दिस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एंड on the left hand side and solve the equation for SH। Okay, so finally what we get, the concentration of intermediate is equals to rate constant of your forward upon your rate constant of your backward plus your K3, which is your product forming equation। ठीक है, अब इसका एक conceptual question है कि ये इसमें नेगेटिव क्यों है। Any student? क्लास करने में तभी अच्छा लगता है जब आप लोग भी कुछ बताएं, जैसे कि तरुण, प्राची, जय कुमार, धूपम कालरा, आकांक्षा, चंचल, मुदित, किसी को भी पता हो तो बताओ। According to the law of mass action by scientist Berzelius and Hilden, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वेशन है या फॉरवर्ड रिएक्शन का काइनेटिक्स है, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आइडियल सिचुएशन में इफ वी हैड नॉट केप्ट इट 0, Calvin is the name. So they propose the law, and the law says the kinetics, whatever your substrates are of the forward reaction, is equal to your kinetics of the product। So when you keep this on this side, on one side, that is why we have the -1। But concept ये है कि the kinetics of forward reaction is equal to the kinetics of backward reaction। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मिंग रिएक्शंस? द प्रोडक्ट फॉर्मिंग रिएक्शंस आर योर रिवर्सिबल रिएक्शन K2 in which the intermediate is involved and the next reaction is your K3 in which the intermediate is involved। so इस वजह से their sign, negative sign is used। okay, otherwise they would have been on the अदर साइड, यानी कि K1 एक साइड होता और K2 और K3 एक साइड होता इफ अगर हम प्रोडक्ट फॉरवर्ड की और प्रोडक्ट फॉर्मिंग रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, so that is how I am writing negative। so इसी तरीके से we have solved it for the concentration of SH। ठीक है, so what do we do now? We substitute the value of SH that we get। what is the value of SH? We substitute the value of SH, which is your K1 over your S AH plus over K2 A minus plus your K3। ठीक है, we
substitute this value of SH into our complete rate of reaction, जो आपका substrat का original forward reaction है उसमें हमने ये value substitute कर दी, ठीक है. So what do we get? We have substituted this value here. Okay, K3SH. SH का हमें पता नहीं था. So for finding out the concentration of SH, देखो रिएक्टेंट आप कितना ml डालते हो या कितना ग्राम्स डालते हो ये पता लग सकता है. प्रोडक्ट फिल्टर होने के बाद कितना आता है ये भी पता लग सकता है. बट एक रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है या कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेट्स है, that cannot be found out. Okay, so for that we need to solve or put up a mathematical derivation or do the kinetics. तो ये आपका intermediate का concentration आ गया on which your total rate of reaction is dependent. So we are substituting the value here. So what do we get? K3 into your SH जो यहाँ पे है, ये पूरा equation 2 आपने फाइनल रेट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है. सो दिस इज योर हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, अब अगर इसमें एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द व्हेन द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बैकवर्ड इज गिवन एंड योर कंसंट्रेशन फॉर अदर वेरिएबल्स इज गिवन. सो यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ कंप्लीट रिएक्शन. ओके, अब इसमें दो कंडीशंस है. What were the two conditions? The two conditions were, let's go to the conditions. So the two conditions were the reversible reaction, the K3 reaction, the product forming reaction is very high in comparison to K2. तो कल हम इस पे डिस्कस कर रहे थे. So I was talking about condition 1. यहाँ पे ये let's just say this is your A to B and B to C. Okay, so this is your forward reaction. This is your K1. This is your backward reaction. This is your K2. Fine. Now this K3 tells you the rate constant or the rate of reaction of your product forming reaction. ये आपका product forming है. जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि K3 is very high in magnitude in comparison to your K2. तो लॉजिकली इसका मतलब ये है कि अगर K1 से K2 का स्टेप K3 अगर ज्यादा है तो what is happening? Let me write it in detail. K1 then it might be equal K2 and this is very high. ये बहुत कम है, ये एंटिटी बहुत कम है. What is going to happen? K1 is turning into K3 directly or it's dominating this reaction. This particular B to C reaction is dominating the total reaction and there is no backward reaction happening or no reversible reaction happening. So वहाँ इस केस में हम क्या करेंगे? We are going to neglect the K2 value. इसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसको हम neglect कर देंगे डिनोमिनेटर में. So what do we get? ये समझ में आ गया होगा कि A to B is sufficient enough. Then B to C the magnitude is high, but जो B to A है, ये जो reversible वाला backward step है, इसका rate constant बहुत कम है या rate of reaction बहुत कम है. So we can logically figure out कि B to A वाली reaction नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है, ठीक है. So what is happening? We can neglect the K2 value there. अगर ऐसी एक आपको रिएक्शन मिलती है जिसमें कि बैकवर्ड रिएक्शंस हो ही नहीं रही है या बहुत कम है, in that case the rate constant for that relative value can be reduced or can be removed from the denominator. तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है. ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन था. इसमें से K2 वाला जो पार्ट है, दिस K2 which is your rate constant for backward reaction, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं. So what is the final equation that we get? This is the final equation that we get after removing K2. So K, हाँ,
कुछ बच्चे मैम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। मैंने ऐड तो किया है बेटा अभी 40 आर देयर आई कैन नॉट सी एनीबॉडी एल्स ओके ठीक है अगर कोई आता है आई विल आस्क ठीक है तो अच्छा अब एक क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए यू हैव टू टेल मी ठीक है नीचे विल नॉट लुक इनटू द नोट्स ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म हो गया है द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन K2 इज वेरी स्मॉल इट बिकम्स नेग्लिजिबल सो व्हाट इज हैपनिंग वी गेट दिस K1 एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है अब इसमें बैकवर्ड जो प्रोडक्ट वाली थी वो भी कांस्टेंट इज नॉट गेटिंग यूज क्योंकि वो डिडक्ट हो गया या कट हो गया तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख करके क्या लगता है what comes into your mind I want to know about I want to know कि आप logically कितना सोच रहे हैं I will tell you but you also let me know ये rate constant है forward reaction का ये जो S है this is your concentration for your substrate AH is the concentration for acid so what assumption or what idea you get out of it इसको देखो यहाँ पे ये है ठीक है आइडियली इसकी प्रेजेंस यहाँ पे थी ठीक है व्हाट इज दिस A माइनस इज योर बेस ठीक है A माइनस इज योर बेस ये तो हम सभी जानते हैं बट लेट मी टेल यू अगेन तो ये दिस इज K2 A माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल था सो वी हैव रिमूव्ड इट now we get this particular K1 into subtract into your concentration of acid so what idea do you get out of this particular equation the idea or the assumption or you can inference basically not assumption the inference you can draw out of this equation is that the rate constant or the rate of the reaction for any chemical reaction going on where backward reaction is not happening is dominated only by two factors which is your acid and your substrate the base or the negative ion is not playing any role ठीक है AH देख के पता चल जाना चाहिए जैसे यहाँ पे क्या था पहले केस में A minus था तो A minus means the base is also affecting the reaction the total reaction but क्योंकि base negligible है तो these type of reactions they tell you about general acid catalysis जहाँ पे कि the AH the acid is the one which is affecting okay यहाँ पे बेस अफेक्ट नहीं कर रहा है तो ये लॉजिक इस इन्फ्रेंस इस पूरी इक्वेशन से यू कैन ड्रॉ अगर कहीं पे जैसे एक इक्वेशन लिख देते हूँ ठीक है एक इक्वेशन लिख देते हैं जैसे कि rate of the reaction is equal to K1 into your S into your AH plus ठीक है जो नेक्स्ट रिएक्शन थी वो थी आपकी K1 S AH plus अपॉन K2 A minus प्लस या K3 ये वाला कंपोनेंट अगर हट जाता है या फिर कहीं में भी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन में नहीं दिखता है तो वहाँ पे इट इज इन्फर्ड कि जो बेस है जो नेगेटिव आयंस है दे आर नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन और ऐसी रिएक्शंस जनरल एसिड कैटालिसिस को सिग्निफाई करती हैं या फिर जनरल एसिड कैटालिसिस को डिनोट करती हैं ठीक है ये इसका कॉन्सेप्ट है तो अगर कभी एमसीक्यूज में या कहीं पे अगर ये लिखा आ जाए इस टाइप से एंड देन यू आर आस्क्ड वेदर इट्स अ जनरल एसिड कैटालिसिस और जनरल बेस कैटालिसिस या स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस तो आप मेंशन कर सकते हो दैट दिस इज अ जनरल एसिड कैटालिसिस इक्वेशन जहाँ पे कि बेस के आयन का कोई रोल नहीं है ठीक है इसके एक एग्जांपल है नीचे in which acetone is getting reacted with your chloroacetic acid and giving you iodopropane so you can mention that second equation है आपकी जिसमें कि जो backward reaction है that is getting dominated by your K3 product forming reaction से ठीक है so the backward reaction is more strong than the formation of product so what is going to happen we are going to in that case
we are going to neglect the product forming equation and let's see what happens. So we take the rate of the reaction की equation ये लिखा है, इसमें से K3 जो denominator है because it's negligible, हम इसमें reduce कर इसको remove कर देते हैं, ठीक है. So what is the equation that we finally get? We get a equation in which the base is affecting your rate of reaction. ये visible है यहाँ पे, ठीक है. A minus K2 A minus and then your above it's written already here. कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें कि जो एसिड है वो वीक है, जैसे कि अगर आपने फॉर्मिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया या कोई और वीक एसिड ले लिया, तो एसिड भी फर्दर डिसोसिएट हो जाता है. AH है वो डिसोसिएट हो जाता है. एंड व्हाट इज दैट एसिड इज गिविंग? दैट एसिड इज गिविंग यू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and we can write the kinetics for that equation as this. तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इसमें से AH और बेस को रिमूव करके रिप्लेस कर दें इसको एसिड के कांस्टेंट से एंड वी रिप्लेस इट हियर. इसको आप देख लो एक बार थॉरली. अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ. इसमें मैं इसको बोर्ड पे लिखती हूँ, आप इसको मुझे बताओ कि इसमें किसी को डाउट है क्या. Just have a look at this particular slide properly and we will discuss it. Students, किसी को डाउट है तो अभी पूछो. Okay. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फर्दर डिसोसिएट नहीं हो रहा है या बेस एंटिटी डिसोसिएट नहीं हो रही है, K2 इज हाई, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करेंगे, दिस वन. बट अगर एसिड वीक है तो हम उसमें से वी कैन फिगर आउट दी रेट कांस्टेंट एंड वी कैन रिप्लेस दी dissociated acid by H and K. Okay, so how we have done that? We have done that by dissociating it further, A minus plus H plus, and doing it in form of your rate concentration. So what is this? It's your A minus H plus over your AH plus. ठीक है? Am I right? Yeah. So ये equilibrium constant है. And now we replace it with your in the rate of the reaction. तो इसमें अगर किसी को डाउट है, ये भी सिंपली आपका रिप्लेसमेंट किया है हमने H by K plus का to get a final equation for this value. So these type of reactions are called your proton specific because यहाँ पे हमने weak acids के केस में, I am talking about weak acids के केस में, जैसे कि अगर HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वो H प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होगा. बट जो एसिड्स वीक है दे फर्दर ब्रेक एंड गिव यू प्रोटॉन्स एंड दैट प्रोटॉन कैन बी रिप्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ द रिएक्शन. तो इस टाइप की रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वेशंस जिसमें कि यू कैन रिमूव द बेस, ओके, या जहाँ पे कि बेस की एक्टिविटी को आप रिमूव कर सकते हो और एसिड को डिसोसिएट करके प्रेजेंट कर सकते हो. सच रिएक्शंस और सच इक्वेशंस आर योर प्रोटॉन स्पेसिफिक एंड दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोटॉन. ओके, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं. तो दीज आर योर स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शंस. उसका एक एग्जांपल है सुक्रोज एंड इट रिएक्ट्स विद योर ग्लूकोज. दिस वाज ऑल अबाउट इट. सो केस 2 है कि अगर वो इंटरमीडिएट SH है वो बेस से रिएक्ट करे. लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट. ठीक है, जो ये इंटरमीडिएट है वो अगर बेस से रिएक्ट करता है, सो वी विल अगेन राइट दिस इनिशियल इक्वेशन एंड यूज द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन टू सॉल्व इट फॉर SH. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये SH है. दिस इंटरमीडिएट इज रिएक्टिंग विद योर बेस टू गिव यू
the product and HA, this is a slow reaction. तो अब इस step पे भी I am talking about page number 7, page number 5 and slide case 2. Case 2 क्या था? Intermediate is reacting with your base. Okay. Instead of reacting with water, it's reacting with your base. So the rate of the reaction equation will change. पहले वाले equation में यहाँ पे water लिखना चाहिए था, but क्योंकि वाटर में बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही थी, सो वी डिड नॉट मेंशन वाटर हियर. बट इन द सेकंड केस, इन द सेकंड कंडीशन जहाँ पे कि इंटरमीडिएट दिस SH is reacting with your base, so we are going to mention its concentration and write the steady state approximation equation for calculating the concentration of SH. ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सॉल्व करके आपको SH की वैल्यू मिल जाएगी एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस होल थिंग. ये जो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिली है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस होल थिंग टू गेट द कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है और ये आपका एसिड और बेस में एक्सप्लेन करता है. ठीक है, अब मुझे आप लोगों से रिव्यू चाहिए. यू हैव टू टेल मी कि वेयर यू आर स्टक. गो थ्रू द स्लाइड्स, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, जस्ट हैव अ brief look at the derivation and let me know where you are stuck. On Monday we will do a revision because you have an exam. So on Monday we will do a revision for this acid base catalysis and I will ask you small logical questions and then फॉर योर रिविजन पर्पज. तो अगर आप लोगों को इस पूरी इक्वेशन को समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग अप, तो आप मुझे बताओगे कि ये कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो. ठीक है, तो इस तरीके इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, बट एसिड बेस कैटालिसिस की डेरिवेशन आ जाती है. सो K3 क्या है, K1 क्या है, दोनों कंडीशंस में कैसे चेंज होता है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे कि अगर ये वाला केस अगर मेंशन करते हैं तो हाउ द इक्वेशन विल चेंज. इफ K2 if this case is mentioned, then how the equation will change. So such type of questions will come up. I have written the example for them. So if you all are stuck anywhere, then you need to send me the screenshot and ask me that question. Okay, that is what I want all of you to understand or all of you to inform me about. Okay, so ये टॉपिक है आपका एसिड बेस कैटालिसिस का, इसको आप रेफर कर लीजिए. नाउ लेट अस गो टू द एंजाइम कैटालिसिस. आई वांट टू स्टॉप दिस शेयर एंड विल टॉक अबाउट एंजाइम कैटालिसिस. ठीक है, यूनिट 2 में एक और टॉपिक है विच इज योर एंजाइम कैटालिसिस. एंजाइम कैटालिसिस इज द स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड दैट कॉन्सेप्ट सेज टू यूज स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, आज क्योंकि अभी क्लास थोड़ा ओवर होने वाला है, so I am not going to discuss it into too much detail, but I want all of you to read and go through the acid catalysis reaction to understand it. कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड? Yes, fine. We have this enzyme. इसमें एक approximation यूज किया है and that approximation is your steady state approximation. What is steady state approximation? बताओ कोई. इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है. ठीक है, अभी सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं.
रेट ऑफ रिएक्शन, ये ग्राफ है, ये आपका सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ओके फाइन, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए टॉपिक में आई एम जस्ट ड्राइंग दिस ग्राफ. This is your substrate concentration, this is your rate of reaction. Now what type of curve is this? This curve is basically this curve. By looking at this curve, we can figure out that initially the rate of reaction depends upon the concentration of substrate. ठीक है, gradually increase कर रहा है इस तरीके से. But after some time, what do we observe? That although the rate of the concentration of substrate is getting increased, the rate of the reaction is becoming stable. Okay. तो जिस पोजीशन पे आकर के ग्राफ को देख लो बस आज, जिस पोजीशन पे आकर के रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के. एंजाइम काइनेटिक्स को हम इस रिवर्स वे में समझेंगे. जब भी रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हियर, ठीक है, वो सबस्ट्रेट, सॉरी या आई बोथ इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हियर. दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेनेवर इट गेट्स इंडिपेंडेंट. दिस इज योर Vmax. दो तीन टर्म्स है एंजाइम कैटालिसिस में, दो तीन टर्म्स है Vmax, Km, ठीक है. द टर्म्स विच आर Vmax, Km and V is equal to 1/2 Vmax. ये तीन चीजें हैं, ये तीन टर्म्स हैं इस पूरे एंजाइम कैटालिसिस में वर्क करती हैं. तो इसको ग्राफ से समझना आसान है. एंड द ग्राफ सेज दैट whenever the concentration of substrate becomes independent of rate of reaction, ठीक है. So rate of reaction is not dependent upon your substrate concentration. This is your Vmax and this type of kinetics is called zero order. So zero order क्यों? क्योंकि substrate की concentration affect ही नहीं कर रही rate of reaction से. दूसरा एक और है इसमें पार्ट, और वो ये है कि initially if you look at it slowly or zoom into it, you will observe that this part is a linear part. ठीक है, यहाँ तक का. After that it starts changing into curve. So this part is a linear part where the rate of reaction is directly dependent upon your substrate concentration. And whenever we have such graphs, what kind of equation can we use? We can use linear equation, which is a y is equal to mx plus c. जीरो ऑर्डर का आज की क्लास के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती. ये पहला पॉइंट है, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो है जिसमें कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ रिएक्शन. तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वैसे ही रेट ऑफ द रिएक्शन भी लीनियरली बढ़ रहा है. और उसका स्लोप निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज y = mx + c, लीनियर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर ये Vmax है, मतलब यहाँ पे आकर के कोई भी एंजाइम साइट यहाँ तक, अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया जाए, ठीक है, आपको एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए और रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ. ओके, दिस इज योर सबस्ट्रेट एच वैल्यू. फाइन, so you are getting this kind of graph. So what initial inference you are going to draw? The initial inference that you are going to draw is that wherever the rate of reaction is independent of substrate concentration or it becomes stable, does not increase further, it is your zero order reaction. Second inference that you are going to draw is by looking at the lower half of the graph, you see that the rate of reaction is increasing linearly. तो
आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। y स्लोप इंपॉर्टेंट, दैट विल टॉक अबाउट। अब लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स यहाँ पे ये मिल गया पॉइंट। अब लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स गो हाफ वे डाउन हियर। व्हाट इज दिस हाफ? दिस इज योर हाफ ऑफ v max। अच्छा, v max की टर्म बार बार आ रही है, ठीक है। व्हाट इज v max? v max मींस वेलोसिटी और या मैक्सिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन हैपनिंग। इसको आर मैक्स भी डोनेट कर सकते थे, बट एंजाइमोलॉजी में या एंजाइम स्टडीज में इसको वी मैक्स से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड इसलिए एंजाइम काइनेटिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वी आर कॉलिंग इट वी मैक्स प्लस। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस वी मैक्स विद एनी अदर टर्म। दिस वी मैक्स आल्सो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते या फिर मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते, उसको हम एंजाइम स्टडीज में वेलोसिटी मैक्सिमम के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ में इतनी बात समझ में आ रही होगी। नाउ ये वाला जो पार्ट है, जो लीनियर पार्ट है, जहाँ पे कि द एंजाइम, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसकी काइनेटिक्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, बट अभी के लिए ग्राफ समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहाँ पे ये ड्रॉ करें और इसको हाफ भी यहाँ तक पॉइंट कर लें, कि हाफ ऑफ वी मैक्स तक चले जाए और एक्सट्रापोलेट करें इस पूरे ग्राफ को, ठीक है। लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स द पॉइंट 1 इंटरसेक्ट एट y axis, which is your half of V max or half of rate of reaction, and drop it down to your x axis, ठीक है। So this particular value is called your Km. Km, Michaelis-Menten constant, ठीक है। Michaelis-Menten constant, okay, this is your Km, this is your Michaelis-Menten constant. Vmax is your rate of the reaction. रेट ऑफ द रिएक्शन किसका? रेट ऑफ द रिएक्शन एंजाइम का, क्योंकि हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की, तो उसको रेट ऑफ द रिएक्शन करके आर लिख देते, ठीक है। बट हम एंजाइम स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे एंजाइमोलॉजी में इसको वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो वी हैव रिटन वी मैक्स। वी मैक्स क्या है? वी मैक्स इज द कंडीशन और इट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे कि सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, जीरो ऑर्डर, ठीक है। दिस इज योर जीरो ऑर्डर। अब आगे बात Km वैल्यू। व्हाई इज दिस Km वैल्यू इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंजाइम स्टडीज? अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, अगर एक ग्राफ ये बनाया, एक दूसरा ग्राफ बनाया, तो Km वैल्यू फॉर वन इज 10, लेट्स जस्ट सपोज 10। Km वैल्यू फॉर सेकंड ग्राफ, ठीक है, कोई और एक आपको डेटा सेट ऑफ डेटा दिया है और उसमें Km वैल्यू, इस पर्टिकुलर Km वैल्यू इज 5। ऐसे तो हाफ 1/2 वी मैक्स की कोई सिग्निफिकेंस थ्योरेटिकली मैथमेटिकली है कैलकुलेशन के लिए, बट दिस इज जस्ट द हाफ ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है आपका Km वैल्यू। सो व्हाट इज Km वैल्यू टेलिंग? व्हाट इज द Michaelis-Menten constant telling you? The Michaelis-Menten constant is telling you the affinity of the enzyme towards your substrate, ठीक है। मान लो एक कोई सबस्ट्रेट लिया आपने, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फिर आपने एक एंजाइम लिया, कोई कैटालेज है, कोई रिडक्टेज है, ठीक है। इस टाइप की हाइड्रोलाइसिस होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस प्रोटीन के साथ ये वाला एंजाइम अच्छा वर्क कर रहा है और दूसरा एंजाइम अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है? So how you are going to figure that out? You are going to do a reaction between the two and derive this particular Km value. This Km value. तो जितनी ज़्यादा Km value होगी,
उतना ही आपका एंजाइम की तरफ एफिनिटी शो करता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एंजाइम की तरफ एफिनिटी शो करता है। दिस इज व्हाट इज वी हैव टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट क्लास कि किस तरीके से एफिनिटी शो कर रहा है और क्या उसकी काइनेटिक्स है। अगर केएम वैल्यू ज़्यादा है तो क्या एंजाइम के लिए अच्छा है, और अगर केएम वैल्यू कम है तो एंजाइम के लिए सब्सट्रैक्ट के लिए वो एंजाइम अच्छा है या नहीं है। बट ये एक ग्राफ है विच इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हेनेवर द काइनेटिक्स for enzyme catalysis comes or enzyme kinetics comes, so you need to understand that. So Vmax भी आपको show कर दिया है। So Vmax is the position where कितना भी ज़्यादा आप substrate ले आओ, enzyme की reaction नहीं बढ़ेगी, ठीक है, जो rate of the reaction है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो initial linear वाला है that shows your first order reaction which tells you कि अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है रिएक्शन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। अब ये सारी स्टोरी पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। आप 30 ऑफ यू प्लीज टेल मी कि रेट ऑफ द रिएक्शन Vmax पे क्यों नहीं बढ़ेगा। स्लाइड पे लिखा है। अभी क्लास ओवर होने वाली, जल्दी से बता दो भाई, एंजाइम की एक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ेगी या रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा। द क्वेश्चन इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज एट Vmax। दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ पे आके स्टेबल क्यों हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं। एंजाइम्स और कैटलिस्ट तो मतलब वो होते हैं ना, रीजेनरेटेबल होते हैं, तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, कैटलिस्ट वर्क करता रहेगा आइडियली, लॉजिक अगर ऐसे सोचे तो। सो व्हाई इट डज नॉट इंक्रीज एनी फर्दर, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज एनी फर्दर। दिस इज माय क्वेश्चन एंड आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज एनी फर्दर इवन ऑन एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट। हेलो मैम, कैन बी से कि रिएक्टेंट्स तो उतना ही है ना, आप एंजाइम हाँ हाँ बताओ, लेट मी लिसन टू यू फर्स्ट। मैम मतलब मैं पहले तो श्योर नहीं हूँ आंसर के बारे में, कोई बट बात आप नहीं, आंसर्स कैन बी रॉन्ग फॉर ऑल 30 ऑफ यू, आंसर्स कैन बी रॉन्ग। अब आप बोलो। मैम एंजाइम डालते रहेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़े, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो उतना ही है ना हमारे पास, और एक ना एक टाइम पे आके भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे सपोज अगर मैं इस रिएक्शन को हम जो नींबू पानी होता है उससे कंपेयर करें तो उसमें भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब चीनी नीचे डिपॉजिट होने लग जाती है। हाँ, तो सेम केस में भी राइट। इसी तरीके से इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एंजाइम से कैटलिस्ट जो होते हैं उसमें एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स कौन सी? एक्टिव साइट्स वो एरियाज जहाँ पे कि रेसिडुअल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, नोट्स में पढ़ा था। तो जब भी एक्टिव साइट्स भर जाएंगी, देखिए एंजाइम भी एक लिमिटेड है ना बॉडी में, एंजाइम भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एंजाइम भी लिमिटेड है, ठीक है। So even if this is a catalyst, even if this can regenerate and react with a lot of number of substrate molecules, इसके पास ये मतलब अपॉर्चुनिटी या इसको कहो कि इसकी कैपेबिलिटी है कि एज अ कैटलिस्ट ये बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट कर सकता है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके सारे आपके ये सबस्ट्रेट से भर जाते हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं। जैसे कि दिस इज योर एक्टिव साइट, जैसे ये एंजाइम है, we will discuss about it in the next class. This is your enzyme and this is your substrate. So ये active sites एक particular point पे आके सारे भर जाते हैं। So what is going to happen? The rate of the reaction will not increase. So if you want to say it in scientific manner, you can say that all at this stage of Vmax, all the active sites are occupied by all the active sites of your enzyme are occupied by the substrate molecules. तो हो सकता है कि आप रिएक्शन को और टाइम दो और ज़्यादा डिलेड रिएक्शन देखो, तब
सबस्ट्रेट चेंज हो जाए प्रोडक्ट में, बट इनिशियली इन कंसिडरेशन दिस Bmax रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे एक्टिव साइट्स फिल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप इसमें और 10 ml डाल दो, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, दिस इज व्हाट योर Vmax इज ऑल अबाउट। तो ये ग्राफ और ये पूरी काइनेटिक्स, इससे रिलेटेड काइनेटिक इक्वेशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू एसिड बेस कैटालिसिस स्लाइड्स, जिससे कि हम क्वेश्चंस रेफर कर सकें। अगर किसी का कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट भेजो और उसको पूछ लो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यू कैन आस्क मी, ठीक है। अभी क्लास एंड कर देते हैं, नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं। मैम हाँ, एक्चुअली बोलो। कुछ डिस्कस करना है। हाँ बोलो। मैम मतलब जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है और अभी 3 मंथ्स का हो गया है, हाँ, तो मैम हाँ, वो बर्डन वगैरह सब सेम ही है, हाँ, मतलब और ज्यादा बढ़ गया है। और अभी मैम हाँ, हाँ, हमारे पेपर स्टार्ट होने में 1 हफ्ता बचा है, हाँ, तो हाँ। मैम अभी हर सब्जेक्ट की 2 यूनिट कंप्लीट करना मैम बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और अभी देखो, काफी सब्जेक्ट्स में तो दूसरी यूनिट कंप्लीट भी नहीं हुई है और तब भी वो मतलब सिलेबस में ले रहा है मैम। हाँ मैम। देखो, यस मैम, और Yes, असाइनमेंट्स और ma'am. वाइवास भी हो रहे हैं। यस मैम। मैम Ma'am, assignments regular है, viva- पढ़ने का। यस मैम, नहीं हो पा रहा मैम। हाँ, बहुत हाँ, सारे हाँ, टेस्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट मैम उसका पोस्टपोन हो सके उसका तो। उसका एक तरीका है। ओके, अभी सब लोग बोल रहे हो, अभी मेरी बात सुनो। उसका एक तरीका है, वो ये है कि अपना हार्ड वर्क पुट इन करना शुरू करो वॉर फुटिंग पे, ठीक है। बिकॉज मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, यूनिट 1 यूनिट 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे एग्जाम से पहले व्हाट्सएप करो, एनी टाइम आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। ये मैम जो एक्चुअली असाइनमेंट्स है, ऐसा खासा टाइम जाता है मैम, उसके बाद स्टार्टिंग क्लासेस लेते हैं मैम, पूरी हाँ, मैम यूनिट सैटरडे बनाते हैं और इन मैम दी सैटरडे I can let the authorities know that I can do and I will do Ma'am? that. Okay, हाँ बोलो। मैम हाँ, मैम जो अग्रसेन है वो तो मार्च में अपने इंटरनल्स ले रहा है, तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकता? यस मैम, बहुत सारे कॉलेजेस यस मार्च में मैम, ले रहे हैं। पोस्टपोन हो जाए अगर एंड एग्जाम्स मैम थोड़े। जो आईपी यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है उसमें भी यही लिखा है। अच्छा ठीक है। मैं प्रॉक्टर से आप जो भी बोल रहे हो ना, देखो मेरे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे हाथ में अथॉरिटी है जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना, ठीक है। आप जो भी मुझे मैसेज बोल रहे हो, ये मैं प्रॉक्टर्स को और अथॉरिटीज को कन्वे कर दूंगी, दैट आई कैन अश्योर यू, ठीक है। मैम आप भी तो प्रॉक्टर हो हमारे। हाँ, बट मैं रूलिंग अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी, ठीक है। चलो Yes, अभी ma'am, नेक्स्ट please. टीचर आ गए हैं, ठीक है। और Thank you, चलो ma'am. पढ़ाई करना शुरू कर दो। 25 मार्क्स का एग्जाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 1 हफ्ता है, जो अगर नहीं हुआ चेंज तो क्या करेंगे, वी हैव टू स्टडी। Okay. और केमिस्ट यूनिट 1 और 2 से Yes. रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, आई विल हेल्प यू, दैट आई कैन अश्योर। ओके चलो मैम गूगल पे मैम लिंक बना दो असाइनमेंट का। हाँ, मैं वो लिंक बना दूंगी, बट अभी आप असाइनमेंट की अभी मंडे तक चिंता मत करो। यूनिट 2 का एसिड कैटालिसिस पढ़ लो, और उस यूनिट 2 का प्रेजेंटेशन जो हमने पहले पढ़ा था वो मैं आज भेज देती हूँ, तो वो सब पढ़ लो आप। असाइनमेंट का आई विल टेक केयर, डोंट वरी, ठीक है। मैम ये जैसे यूनिट 2 तब तक पूरी नहीं हो पाई तो भी आएगी नहीं नहीं, मिड पूरी सेम कैसे में? नहीं होगी, पूरी होगी, थोड़ा सा